आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के इस प्लेटफॉर्म ज्ञान सुधा सक्सेस साथी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम करते हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री पेपर 2 के कुछ एमसीक्यूज 2016 के एग्जामिनेशन से। इससे पहले कि हम अपना पहला क्वेश्चन करें, याद कर लेते हैं कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता था। अवशोषण जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें क्या होता है। देखिए, दिस इज़ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का अर्थ ये है कि इस यहाँ कोई एब्जॉर्प्शन एमिशन कुछ नहीं हुआ है, और जो सारे लाइट के प्रकाश के जो तरंग हैं वो अकॉर्डिंग टू एनर्जी या फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ वो अरेंज्ड है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पैटर्न में। जैसा कि आप चाहें इसको कह सकते हैं, या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग एनर्जी, या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वेवलेंथ, या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के अनुसार जब वो सारे लाइंस अरेंज, सारे लाइट जो वेव्स हैं वो अरेंज्ड होते हैं, उसे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहा जाता है, या एनर्जी या वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के अनुसार। लेकिन जब कोई लाइट किसी भी यौगिक के द्वारा अवशोषित हो जाती है, तो आप देखें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनता है। उसका मतलब ये है कि ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम था, उसमें से कुछ जो फ्रीक्वेंसी है जिसे वो कंपाउंड एब्जॉर्ब कर सकती है वो एब्जॉर्ब हो गया, और जहाँ जहाँ वो अवशोषित या एब्जॉर्ब हो गए उस सब्सटेंस के द्वारा या कंपाउंड के द्वारा, वहाँ वहाँ वो लाइट कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम से गायब हो गई या ख़त्म हो गई। यानी वो लाइट कंपाउंड के द्वारा अवशोषित कर ली गई, इसीलिए एब्जॉर्ब कर ली गई, इसलिए अब वो नहीं दिखेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है ये, और इसमें ये काली काली लाइन जो हैं वो ये प्रदर्शित करते हैं कि लाइट एब्जॉर्ब हो गई है। अब वो जो स्रोत में से, लाइट के सोर्स में से जो निकल रही थी, अब वो नज़र इसलिए नहीं आ रही है कि अगर हमने कोई कंपाउंड रखा है, किसी कवेट में कंपाउंड रखा है, लाइट इस पे डाल रहे हैं, और इसमें कंपाउंड ने कुछ लाइट एब्जॉर्ब कर ली, हमने खूब सारी लाइट, सारी रेंज डाली थी। जब निकल रही है तरंगे उसमें से एब्जॉर्प्शन के बाद, तो कुछ लाइट वेव्स गायब मिलती हैं, और जब हम उसकी रीडिंग यहाँ लेते हैं तो देखते हैं कि कुछ लाइट वेव्स जो है वो गायब हैं, जिनकी जगह पे ये ब्लैक लाइंस आ गए हैं। यदि ऐसा सब्सटेंस कोई होता जो कि लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता, यहाँ कोई पारदर्शी सब्सटेंस होता जो लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, तो जितनी रेडिएशंस हमने डाली थी उतनी ही रेडिएशंस यहाँ से वो उतने सारे वेवलेंथ्स यहाँ से निकलेंगे और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हमको मिलेगा। साथ ही अगर कोई किसी कंपाउंड ने लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया है, कबर्ट में वो कंपाउंड रखा हुआ है, लाइट इसने एब्जॉर्ब कर लिया है, और थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि जो लाइट एब्जॉर्ब करने से लोअर लेवल से सिस्टम जो है अपर लेवल में चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब सिस्टम रिलैक्स हो जाता है और ग्राउंड स्टेट पे वापस आ जाता है, तो जो अवशोषित किया हुआ जो लाइट है वो इसमें से निकलती है। हालांकि हमने इसमें कोई लाइट नहीं दी है, एक समय के बाद फिर भी लाइट उसमें से अगर रेज निकल रही हैं तो उसको कहते हैं हम इमिशन स्पेक्ट्रम। ये रहा इमिशन स्पेक्ट्रम। इसकी खासियत क्या है ये देख लें कि जहाँ जो जो लाइट एब्जॉर्ब हुई थी वही लाइट इमिट हो रही है, निकल रही है उस सब्सटेंस के द्वारा जो जिसने लाइट को पहले एब्जॉर्ब किया था और एक्साइटेड स्टेट में गया था। यानी जब हम एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रम किसी एक यौगिक का कंपेयर करते हैं, उसकी तुलना करते हैं, तो देखते हैं जहाँ जहाँ लाइट एब्जॉर्ब हुई है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में डार्क लाइन आया था, चमकीले बैकग्राउंड में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में काले लाइन आते हैं, उसी जगह पर उसी कंपाउंड का जो इमिशन स्पेक्ट्रम है तो उसमें हम देखते हैं कि उसी जगह पे, उसी फ्रीक्वेंसी, उसी एनर्जी, उसी वेवलेंथ पर वहाँ चमकीला लाइन आता है। तो सेम बैकग्राउंड जो इमिशन स्पेक्ट्रम का है वो डार्क है, ब्लैक है, क्योंकि लाइट कोई नहीं दी जा रही है, लेकिन जो लाइट कंपाउंड से निकल रही है उसकी फ्रीक्वेंसी वही है, या उसकी एनर्जी या वेवलेंथ वही है जो कि उसके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की थी। तो इन सभी बातों को हमने ध्यान में रखा, और करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। Absorption wavelengths in atomic absorption spectrum appear as dark background, dark lines, light background, light lines। तो अवशोषण स्पेक्ट्रम में जो अवशोषित तरंग दैर्घ्य हैं कैसे दिखते हैं। डार्क बैकग्राउंड नहीं, क्योंकि हमने देखा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में चमकीला बैकग्राउंड होता है। लाइट बैकग्राउंड नहीं, लाइट लाइंस नहीं, डार्क लाइंस से
प्रदर्शित होते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जैसा कि हमने अभी इस स्लाइड में देखा था। ये देखिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है और इसमें डार्क लाइंस हैं। आइए करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। बैकग्राउंड इन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज, जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम या अपरमाणुकीय अवशोषण स्पेक्ट्रम है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, उसका बैकग्राउंड क्या होता है, उसकी पृष्ठभूमि क्या होती है। हमने देखा उसकी पृष्ठभूमि ब्राइट होती है और उसमें काले लाइंस आते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। तो ये बाकी जो ऑप्शंस हैं वो गलत हैं। जो चमकीला बैकग्राउंड है वो आंसर राइट है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लाइंस विच अपीयर in absorption and emission spectrum of a substance have wavelengths which are same, different, very different, far apart। यानी किसी भी पदार्थ के अवशोषण और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में दिखाई जाने वाले जो दिखाई पड़ने वाली जो रेखाएं हैं उनका तरंग दैर्घ्य या उनकी ऊर्जा या उनकी फ्रीक्वेंसी क्या सेम है, डिफरेंट है, या एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। हमने अभी देखा कि जो एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रा की जो लाइंस हैं वो सेम प्लेस पर, एक ही जगह पे, एक ही ऊर्जा के या एक ही तरंग दैर्घ्य के, एक ही फ्रीक्वेंसी के होते हैं। तो ऑप्शन 1 था हमारा करेक्ट आंसर। इससे पहले कि हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करें, याद कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स किसी एक्साइटेड स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल में किस हिसाब से दिखते हैं। तो आप देखें कि यहाँ हमने ये ग्राउंड स्टेट है और एक्साइट होके सिस्टम जो है S1 से S0 से S1 और S2 सिंगलेट स्टेट में पहुंचता है और यहाँ पर ये ट्रिपलेट स्टेट दिया हुआ है। एक और चीज़ नोट करें कि जो एनर्जी लेवल्स हैं वो इस तरह से काले लाइन से दिखाए गए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और आप देखें कि एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण अगर ऊर्जा का हुआ है तो ये नीली लाइंस के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, दिखाया गया है। फ्लोरेसेंस जो है वो प्रक्रिया जो है वो इस तरह से हरे लाइन के द्वारा दिखाई गई है। और फ्लोरेसेंस जो है अपर स्टेट से लोअर स्टेट, सिंगलेट से सिंगलेट में अगर सिस्टम नीचे आ जाता है यानी एनर्जी छोड़ता है, किस रूप में, लाइट के रूप में अगर वो छोड़ता है, प्रकाश के रूप में अगर छोड़ता है तो वो फ्लोरेसेंस है। और हम ये भी देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन, फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस तीनों के जो है लाइंस वो सॉलिड लाइन के द्वारा, इस तरह से स्ट्रेट लाइन के द्वारा दिखाए गए हैं। ये तीनों जो हैं वो लाइट वेव्स को प्रदर्शित करते हैं। ये जो इस तरह से वेव वाले लाइंस हैं ये एनर्जी या हीट को प्रदर्शित करते हैं। हम ये भी देखते हैं कि इसके अंदर जो इंटरनल कन्वर्शन है, इंटरनल कन्वर्शन जो ये इस बैंगनी लाइन के द्वारा दिखाया गया है वो एक्साइटेड सिंगलेट से सिंगलेट दूसरे सिंगलेट स्टेट में जब सिस्टम पहुंचता है उसको कहते हैं इंटरनल कन्वर्शन। और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग तब कहा जाता है जब एक सिंगलेट स्टेट से, आप देख सकते हैं कि ये सिंगलेट स्टेट है, सिंगलेट से जब ट्रिपलेट में सिस्टम आता है तो उसे कहते हैं हम इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। और इंटरनल कन्वर्शन तब जब सिंगलेट से सिंगलेट में एक ही प्रकार के जो सिस्टम है उसमें एक ही प्रकार के जो स्टेट्स हैं उसी में अगर कन्वर्शन हो रहा हो तो उसको हम कहते हैं इंटरनल कन्वर्शन। तो हम देख रहे हैं कि जो इंटरनल कन्वर्शन है वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन है, यानी अपर वाइब्रेशनल स्टेट से लोअर वाइब्रेशनल स्टेट, एक ही सिस्टम जैसे सिंगलेट का एक ही स्टेट है उसी में ऊपर से नीचे अगर आए सिस्टम, अपर स्टेट से नीचे लेवल में आए तो उसे वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन कहते हैं। और हम ये देख लेते हैं कि जो एब्जॉर्प्शन लाइट से हो रहा है, फ्लोरेसेंस लाइट से संबंधित है, फॉस्फोरेसेंस लाइट से संबंधित है, और ये जो है एनर्जी वेव्स हैं, प्रकाश की तरंगें नहीं है। इंटरनल कन्वर्शन, वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग जो है ये लाइट से रिलेटेड नहीं है। फ्लोरेसेंस किसे कहते हैं? रेडिएटिव ट्रांजिशन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स ऑफ द सेम मल्टीप्लिसिटी। हमने देखा था कि फ्लोरेसेंस जो है एक ही मल्टीप्लिसिटी से, सिंगलेट से सिंगलेट में सिस्टम अपर स्टेट से नीचे लोअर स्टेट में आ रहा है, रेडिएशन, लाइट रेडिएशन उसमें से निकल रही है, उसे कहते हैं फ्लोरेसेंस।
अपनी लैब में फ्लोरेसिन डाई भी बनाया होगा और आप उसमें देखते होंगे कि फ्लोरेसेंस की लाइट उसमें से निकलती है। फॉस्फोरेसेंस क्या कहते हैं? फॉस्फोरेसेंस ये भी रेडिएशन का निकलना, लाइट रेडिएशन का निकलना होता है बिटवीन टू इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स ऑफ डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी, जिनके जो मल्टीप्लिसिटी जो बहुता है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। जैसे कि सिंगलेट से अगर वो ट्रिपलेट में आ गया हो और उसके बाद फिर रिलैक्स हो रहा है सिस्टम। आप ये देखिए यहाँ पर फॉस्फोरेसेंस जो है सिंगलेट से सिस्टम ट्रिपलेट में आया है, उसके बाद ट्रिपलेट से वो रिलैक्स होकर सिंगलेट में वापस आया है। ऐसे में जो रेडिएशंस निकलती हैं उनको हम फॉस्फोरेसेंस कह रहे हैं। ध्यान दीजिए कि ट्रिपलेट से ये सिंगलेट में वापस आ रहा है, लेकिन सिस्टम पहले सिंगलेट से अपर सिंगलेट में गया था S1 या S2 में, फिर वहाँ से ये इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के द्वारा ट्रिपलेट में आया है और उस ट्रिपलेट से दोबारा जब सिंगलेट में वापस ग्राउंड स्टेट में आता है और रेडिएशन छोड़ता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं फॉस्फोरेसेंस। इसके बाद है इंटरनल कन्वर्शन नॉन रेडिएटिव प्रोसेस है, यानी इसमें से लाइट की प्रकाश की तरंगें नहीं निकलती हैं, लेकिन सिस्टम जो है दो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ सेम मल्टीप्लिसिटी, एक ही मल्टीप्लिसिटी है बहुता, यानी सिंगलेट 1 से या सिंगलेट 2 से सिंगलेट 1 में आता है जब वो सिस्टम, तब उसे कहते हैं इंटरनल कन्वर्शन और इसमें रेडिएशन नहीं निकलती है। केमिल्यूमिनेसेंस क्या है? केमिल्यूमिनेसेंस है जब कोई लाइट निकल रही है एज अ रिजल्ट ऑफ सम केमिकल रिएक्शन, कोई केमिकल रिएक्शन हो और उसके बाद फिर लाइट निकले। इसमें फ्लोरेसेंस का बनाना, जो डाई टेस्ट आप करते हैं, फ्लोरेसिन का टेस्ट करते हैं अपने लैब में, वो भी इसके अंदर शामिल है। एक एग्जांपल यहाँ है, ल्यूमिनॉल का हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो APA एक्साइटेड स्टेट में हमें प्राप्त होता है, यानी 3 एमिनोथैलिक एसिड APA है, तो वो प्राप्त होता है एक्साइटेड स्टेट में, वाइब्रोनिक एक्साइटेड स्टेट में, हायर वाइब्रेशनल लेवल में, और जैसे ही वो ग्राउंड स्टेट में डिके होके वो आता है तो लाइट उसमें से निकलती है। और जब वो ग्राउंड स्टेट में आया उसको इस तरह से APA के द्वारा प्रदर्शित किया गया है 3 एमिनोथैलिक एसिड, और लाइट निकल रही है। तो रिएक्शन के दौरान हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आने पर जो लाइट निकल रही है, ऐसे फिनोमेनन या ऐसे प्रोसेस को कहते हैं केमिल्यूमिनेसेंस। इन बातों को हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ द नॉन रेडिएटिव ट्रांसमिशन। ऐसा ये हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन जो ऐसा है जिसमें से विकिरण या लाइट नहीं निकल रही है? फ्लोरेसेंस में लाइट निकलती है तो ये आंसर नहीं है। फॉस्फोरेसेंस में लाइट निकलती है, आंसर नहीं है। केमिल्यूमिनेसेंस में भी रिएक्शन के द्वारा लाइट निकल रही है अंत में, तो ये आंसर नहीं है। इंटरनल कन्वर्शन जो है, जहाँ हम देख सकते हैं कि सिंगलेट से सिंगलेट दूसरे स्टेट में सिस्टम पहुँच रहा है बिना किसी विकिरण के, प्रकाश विकिरण का उत्सर्जन किए हुए या रेडिएशन के दिए हुए, तो ऐसे सिस्टम को, ये जो सिस्टम है इंटरनल कन्वर्शन का जो प्रोसेस है वो नॉन रेडिएटिव यानी नॉन विकिरण संक्रमण है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 विच इज़ द करेक्ट आंसर। Among the following 4 methods, NMR, IR, mass and titration, end group analysis is performed by। अब एंड ग्रुप एनालिसिस क्या है? कोई अगर पॉलीमर है, उसके आखिर में एंड में चेन के दोनों सिरे में या एक सिरे में जो ग्रुप लगे हुए होते हैं उनको हम एंड ग्रुप कहते हैं। तो एंड ग्रुप की पहचान हम किस तरह से कर सकते हैं? कई तरीके से कर सकते हैं। हम उसको टाइट्रेशन के द्वारा पता कर सकते हैं, NMR के द्वारा पता कर सकते हैं, IR और मास हर एक के द्वारा हम एन ग्रुप का एनालिसिस कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है ओनली A, ओनली B, ABC या ऑल ऑफ ABCD। तो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन नंबर 4 विच इज़ बाय ऑल ऑफ ABC एंड D। तो ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी आसान थे। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।